हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। मैं हरिओम आपको आपके चैनल लाइव क्लास विद हरिओम पे स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम आपके लिए एसएससी सामान्य अध्ययन सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 22 लेकर के आए, जो कि बेहतरीन एनालिसिस के साथ और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ है। अब हम एक क्वेट्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एकदम आराम से अपनी मेहनत करते रहिए, साहस मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर हिम्मत आपका रहा आपके साथ तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी संकल्प के साथ अपने क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतरीन ढंग से फायदा उठा रहे होंगे इस क्लास की। चलिए, आपकी क्लास का टेस्ट हम अब वीकली टेस्ट लेंगे, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या कमेंट्स में पिन कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर क्या होगा, संडे को 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच संबंध। ऑप्शन 2 है आय वितरण। ऑप्शन 3 है रोजगार दर। ऑप्शन 4 है कर योग आयलोच। मेरे भाई, इसका सही उत्तर बताना। मजा आ रहा है क्या? जीवन में जिसा आ रहा है वो कैसे हो तुम लोग? लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय वितरण को। यह हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। लॉरेंस वक्र किसको दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। आइए जानते हैं लॉरेंस वक्र के बारे में। लॉरेंस वक्र व्यक्तियों की आय वितरण कार्य का चित्र प्रदर्शन है। इसके तहत प्राप्तकर्ताओं तथा उसके द्वारा अर्जित आय की कुल आय में संचय प्रतिशतता के मध्य रेखा चित्र बनाया जाता है। बनाया गया लॉरेंस वक्र पूर्ण क्षमता रेखा के जितने पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। यानी कि देखिए, ये पूर्ण क्षमता है। क्या है? पूर्ण क्षमता है। ये क्या है? कुल आय की संचय प्रतिशत है। आय प्राप्त करता की संचय प्रतिशत है, ठीक है। कुल आय का संचय प्रतिशत क्या कह रहा है क्वेश्चन? आंसर क्या कर रहा है? लॉरेंस वक्र व्यक्तियों की आय वितरण का क्या है, कार्य चित्र प्रदर्शन है। इसके तहत प्राप्तकर्ताओं तथा उसके द्वारा अर्जित आय के कुल आय में संचय प्रतिशतता के मध्य रेखा चित्र बनाया जाता है। यानी कि ये इस प्रकार का क्या बनाता है, लॉरेंस वक्र में पिक्चर बनाया जाता है। भाई भाग गया ये। क्वेश्चन नंबर 2। भाई कभी कभी गलती से क्लिक हो जाता है तो स्लाइड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, तो प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीट के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। यानी कि एशियाई खेल कितने वर्षों में, प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन 1 है आपके पास 2। ऑप्शन 2 है 3। ऑप्शन 4 है 4। सॉरी, ऑप्शन 3 है 4। ऑप्शन 4 है 6। तो मेरे भाई, एशियाड खेल कितने प्रत्येक कितने वर्षों पर खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। आइए हम जानते हैं कुछ बातें एशियाड खेल के बारे में। देखिए भाई, एशियाड एशियन खेल को एशियाई खेल को हम क्या कहते हैं? इसका संक्षिप्त नाम एशियाड है। इसका आदर्श वाक्य, आइडियल सेंटेंस क्या है? कभी आगे। ठीक है। पहला खेल 1951 में दिल्ली में खेला गया था, ठीक है। यह प्रत्येक 4 साल पर होता है। अंतिम आयोजन इसका आयोजन 2018 में जकार्ता, पालेम्बांग, इंडोनेशिया में हुआ था। लेकिन अब अगला आयोजन 4 साल बाद 2022 में होगा, जो हांगचो चीन में होगा, ठीक है भाई। है कि नहीं? ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, किसका है? किसका है मेरे भाई? एशियाई खेल का लोगो है। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, पूरे एशिया के एथलीटों के बीच हर साल एक आयोजित महाद्वीपीय बहुखेल आयोजन है। जो इसमें 9 देश है। 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। यानी कि एशियाड में जितने भी देश है उसमें से 9 देश ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है, ठीक है। इन खेलों में 46 देशों ने भाग लिया है, ठीक है मेरे भाई, जिसमें इजराइल भी शामिल है।
इसे 1974 में अंतिम भागीदारी के बाद खेलों से बाहर रखा गया था। यानी कि इजराइल को 1974 में अंतिम इजराइल खेल खेला था, उसके बाद उसको क्या कर दिया था, बाहर रखा गया था। ठीक है, अब आप जान गए होंगे इसके बारे में, एशियाई खेल के बारे में बहुत सारी बातें। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाई अगर कहीं समस्या आएगा तो बताते रहिएगा, क्योंकि हमको भी तो पता चले कि हमारे भी समस्या कहाँ है। अगर वही समस्या को हम दूर करें तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, द बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए समस्या जो आ रही होगी आपको कहीं भी, तो उसको बताते चलिएगा। किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया? ऑप्शन 1 गुरु अंगद देव, ऑप्शन 2 गुरु अर्जन देव, ऑप्शन 3 गुरु हर राय, ऑप्शन 4 गुरु रामदास। तो मेरे भाई स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास। आइए हम स्वर्ण मंदिर को देखते हैं, उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, चमचमाता हुआ फोटो, कौन सा फोटो है मेरे भाई? स्वर्ण मंदिर का। क्लास में मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करते रहो। कौन सा किस चीज का फोटो है? स्वर्ण मंदिर का। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान का निवास। यानी कि हरमंदिर साहिब का मतलब क्या होता है? भगवान का निवास। अमृतसर पंजाब भारत के अमृतसर पंजाब राज्य में भारत के एक शहर में स्थित एक गुरुद्वारा है। यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। गुरुद्वारा एक मानव निर्मित सरोवर के चारों ओर बनाया गया है, जिसे चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने 1577 में पूरा करवाया था। यानी कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई? गुरु रामदास। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन 1 है आपके पास विटामिन के, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन ए, ऑप्शन 4 विटामिन बी। तो मेरे भाई किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। आइए जानते हैं हम विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है और इसके बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई विटामिन ए गाजर से, टमाटर से, स्ट्रॉबेरी से, उसके बाद दूध से, मछली से, अंडा से, पनीर से, स्वीट पोटैटो यानी कि अलुआ से। ठीक है भाई, अरे इस सब से क्या क्या किया जा सकता है? पपीता से भी विटामिन ए की क्या की जा सकती है? प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन का विटामिन ए की कमी अंधेपन का प्रमुख कारण है, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन ए एक असंतृप्त पोषक कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसमें रेटिनॉल और कई प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड शामिल है। विटामिन ए के कई कार्य हैं। यह वृद्धि और विकास के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के रखरखाव के लिए और अच्छी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए को रेटिना के रूप में आंख के रेटिना द्वारा आवश्यक होता है, जो प्रोटीन ऑप्सिन के साथ मिलकर रेडॉप्सिन बनाता है। प्रकाश अवशोषित अणु जो कम रोशनी और रंग दृष्टि दोनों के लिए आवश्यक है। विटामिन ए रेटिनोइक एसिड अपरिवर्तनीय रूप से ऑक्सीकृत के रूप में एक बहुत ही अलग भूमिका में कार्य करता है। यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग? रतौंधी रोग, जो अंधेपन का प्रमुख कारण है। कौन कौन से चीज से विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है? दूध, मछली, अंडा, चीज, गाजर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। ठीक है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हंसंग भारत आए थे? ऑप्शन 1 है मेरे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। तो मेरे भाई किसके शासनकाल में चीनी यात्री हंसंग भारत आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। क्लास में मजा आ रहा है? हैंड्स अप सूरज, सोमू, श्रवण, जल्दी जल्दी सन्नी हैंड्स अप करते रहना भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हर्षवर्धन। मेरे जितने भी भाई जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो हैंड्स अप करते रहिएगा। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हंसंग भारत आया? हर्षवर्धन। आइए हम जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी परीक्षा उपयोगी तथ्य।
हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक शासक था जिसके पिता प्रभाकर वर्धन थे। हर्षवर्धन के पिता को ही वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन और बहन राजश्री थी। वह अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। आप समझ रहे होंगे, आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए, उसको आप अपने मोबाइल पर देख करके मेरे साथ बोलते रहिए। हर्ष ने सिंहासन रोहन 606 ईस्वी से हर्ष संवत का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि जब हर्ष का क्या हुआ, राजगद्दी हर्ष संभाला ना, उस समय से क्या माना जाता है, हर्ष संवत का प्रारंभ माना जाता है। हर्ष ने यानी कि हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता था उसको कहाँ हस्तांतरित कर दिया, कन्नौज में। हर्षवर्धन सूर्य शिव और बौद्ध धर्म के क्या थे, उपासक थे। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। यानी कि आपसे कोई पूछ देगा हर्षचरित के रचयिता, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, बाण भट्ट। और किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है। नागानंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की क्या है, रचनाएं हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध किससे हुआ, पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपना दूत किसको भेजा था भाई, चीन को भेजे थे। दूध नहीं, दूत। किसको भेजे थे, चीन को भेजे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग 643 ईस्वी में, सॉरी भाई दिन में नहीं, ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। इसने छठे महामोक्ष परिषद में हिस्सा लिया था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। ऑप्शन 1 है आपके पास विलियम रॉन्ट जॉन, ऑप्शन 2 है लुइस अल्वारेज, ऑप्शन 3 है हेनरी मुसेली, ऑप्शन 4 है विलियम क्रूक्स। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुइस अल्वारेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लुइस अल्वारेज। इसका सही उत्तर लुइस अल्वारेज। आइए हम जानते हैं लुइस अल्वारेज कैसे हैं। भाई यह जो फोटो दिखाई दे रहा है किसका फोटो है, लुइस अल्वारेज जी का फोटो है, जिनका जन्म 1911 और मृत्यु 1988 में हो गई। आप पूरे लाइंस को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। वे एक अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी और आविष्कारक और प्रोफेसर थे, जिन्हें कण भौतिकी में अनुनाद राज्यों की खोज सक्षम करने वाले हाइड्रोजन बबल चैम्बर के विकास के लिए 1968 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स ने टिप्पणी की, लुइस अल्वारेज 20वीं शताब्दी के सबसे शानदार उत्पादक प्रयोगात्मक भौतिकविदों में से एक थे। यानी कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है, तो लुइस अल्वारेज की। किसकी देन, लुइस अल्वारेज, लुइस अल्वारेज। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, जिन्होंने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है भाई विलियम थॉमसन, ऑप्शन 2 एल्सांद्रो वोल्टा, ऑप्शन 3 लुइस पास्चर, ऑप्शन 4 विलियम क्रूक्स। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्सांद्रो वोल्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्सांद्रो वोल्टा। इन्होंने ही परमाणु बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, एल्सांद्रो वोल्टा। चलिए ये जो फोटो दिखाई दे रहा है महाशय कौन है, एल्सांद्रो वोल्टा जी हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1745 को हुआ, मृत्यु इनकी 5 मार्च 1827 को हो गई। ठीक है, वे इतालवी भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ और बिजली के अग्रणी थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कारक और मीथेन की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी कि इन्हें मीथेन की खोजकर्ता और इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कारक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए एलेसांद्रो वोल्टा को। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
भाई साथ साथ याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। याद हो रहा है ना? अगर मजा आ रहा है क्लास में, हैंड्स अप, हैंड्स अप। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत माता की जय बोलिए पहले। तो भारत माता की जय। क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ भाई। चलिए, सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, जो कि भारत में स्थित बौद्ध संरचनाओं में से एक है? ऑप्शन 1 है आपके पास धौली, ऑप्शन 2 है धमेक, ऑप्शन 3 है भरूच, ऑप्शन 4 है ललित गिरी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमेक। धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, जो कि बौद्ध संरचनाओं में से एक है। चलिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है किसका है? धमेक स्तूप का है। किसका है मेरे भाई? धमेक स्तूप का, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। यानी कि जो मोटा सा चौड़ा सा स्तूप दिखाई दे रहा है, कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप है, जिसका निर्माण 500 ईसा पूर्व में किसने करवाया था? राजा अशोक ने करवाया था। स्तूपों की उत्पत्ति बड़े पत्थरों से घिरे गोलाकार टीले के रूप में हुई थी। राजा अशोक ने बुद्ध और उनके शिष्यों के कैल्सिनेटेड हड्डी और अन्य अवशेषों के छोटे टुकड़ों को स्थापित करने के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अशोक स्तंभ जिस पर एक शिलालेख खुदा हुआ है, वो स्थल के बगल में ही क्या है? बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 9 पे। साथ साथ याद करते रहेंगे और साथ साथ रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? ऑप्शन 1 एटेरेबियम, ऑप्शन 2 ल्यूटेटियम, ऑप्शन 3 क्यूरियम, ऑप्शन 4 एर्बियन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरियम। आइए हम जानते हैं एक्टिनाइड होता क्या है और एक्टिनाइड में कितने तत्व हैं और कितने से कितने परमाणु संख्या के बीच के तत्व हैं। चलिए, एक्टिनाइड होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल्स। एक्टिनाइड श्रृंखला में 89 से 103 तक परमाणु संख्या वाले 15 धातुई रासायनिक तत्व शामिल है। एक्टिनियम लॉरेंस के माध्यम से, यानी एक्टिनियम से लेकर के कहां तक? लॉरेंस तक, है कि नहीं? चलिए, एक्टिनियम से कहां तक? लॉरेंस तक क्या है? 89 से 103 तक के परमाणु संख्या वाले लोग इसमें क्या है? रासायनिक तत्व शामिल है। एक्टिनाइड श्रृंखला का नाम श्रृंखला के पहले तत्व एक्टिनियम से लिया गया है। किसी भी एक्टिनाइड को संदर्भित करने के लिए एक्टिनाइड रसायन विज्ञान को सामान्य चर्चा में अनौपचारिक रूप से एन का अनौपचारिक रासायनिक प्रतीक एन का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई एक्टिनाइड्स 89 परमाणु संख्या एक्टिनाइड्स में कौन कौन है? एक्ट्रियम है, थोरियम है, प्रोटैक्टियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिकम है, सिरक्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फर्मिनियम है, मेंडलेवियम है, नोबेलियम है, लॉरेंसियम है। यानी कि 15 तत्व है एक्टिनाइड्स में। आप सभी का परमाणु संख्या जान गए होंगे और तत्व के बारे में भी आप बिल्कुल सभी बातें जान गए होंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक कितने तत्व के अंतराल पर आते हैं? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 7, ऑप्शन 4 है 9। मेरे भाई कमी बताते रहना है, कमी बताइएगा जो उतना इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, एक समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक कितने तत्व के अंतराल पर आते हैं? ऑप्शन 1 नहीं, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाए, 7 हो जाएगा। इसका सही उत्तर कितना है? 7। यानी कि एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक 7वें अंतराल पर आते हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे आते हैं। ऑक्टेट्स यानी कि ऑक्टेट के न्यूलैंड के नियम के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व 7 तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। न्यूलैंड्स ने पहली बार तत्वों के गुणों में से एक आवधिक पद्धति का ही पता लगाया था। तो मेरे भाई यहाँ पर उसका क्या लिखा हुआ है? एक चार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन
का 1 होता है उसका परमाणु संख्या, उसी के बाद F का 8 होता है, Cl का 15 होता है, CONI का क्या है 22 है, Br का 29 है, Pd का 36 है, I का 42 है, Pt और Ir का 50 है। यानी कि प्रत्येक कितने क्रम साथ में सात अंतराल के बाद आते हैं अपन, यानी कि कितने अंतराल के बाद आते हैं, तो प्रत्येक 7 अंतराल के बाद। इसका सही से पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक कितने तत्व के अंतराल पर आते हैं, तो 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस स्थिति में है, मैं नहीं, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 दोषपूर्ण वित्त पोषण, ऑप्शन 2 घाटा राजस्व, ऑप्शन 3 बजट घाटा, ऑप्शन 4 दोषपूर्ण राजस्व। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बजट घाटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बजट घाटा। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाए उससे हम बजट घाटा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो भाई एक बार जल्दी से बताइए, सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो तो कौन सा घाटा? बजट घाटा। विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है और यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का वैश्विक आंदोलन है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। ऑप्शन 1 है मेरे भाई 5, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 2। यानी कि विशेष ओलंपिक खेल की प्रत्येक कितने वर्ष बाद कराया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 2। विशेष ओलंपिक खेल प्रत्येक 2 वर्ष बाद कराया जाता है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। विशेष ओलंपिक खेलों का उद्देश्य समावेशन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों के खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना है। स्पेशल ओलंपिक हर 2 साल और गर्मियों और सर्दियों के बीच बारी बारी से आयोजित किए जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में आबू धाबी में आयोजित किया गया था। पिछली बार 2017 में इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया था। अब अगली बार इस खेल का आयोजन कब कराया जाएगा? 2021 में स्वीडन में किया जाएगा। यानी कि विशेष ओलंपिक खेल के बारे में भी आप विशेष बातें जान चुके हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं भाई। विशेष ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने साल पर? 2 साल पर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ जा। क्वेश्चन आगे बढ़ गया। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भाई मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करते रहो। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। आइए हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, भारत के प्रथम नागरिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति पद का जो होता है ना, संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राष्ट्रपति पद संविधान के 52वें अनुच्छेद से आता है, यानी कि 52 नंबर अनुच्छेद से आता है। इनकी योग्यता यह है कि वे किसी लाभ के पद पर न हो। इनके राष्ट्रपति बनने के लिए इनकी कम से कम आयु 35 वर्ष की हो और भारत का नागरिक हो। ठीक है। तो उसके बाद इनका एक निर्वाचक मंडल होता है। इनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। एवं इनके निर्वाचन प्रक्रिया का जो होता है ना कि निर्वाचन प्रक्रिया में जो विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि नहीं भाई? अब हम जानते हैं राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति मेरे भाई भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, सेना के जो चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं उनको, यूपीएससी के हेड को, उसके बाद महालेखा परीक्षक, इस सब को क्या करते हैं? राष्ट्रपति ही नियुक्ति देते हैं। ठीक है।
इनका कुल वेतन 5 लाख रुपए होता है कि नहीं भाई। और बताते हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें। इनकी पदावधि यानी कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके में कोई लिमिटेशन नहीं कि कितने बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये जब चाहे जितने बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इनको इलेक्शन लड़ाने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई राष्ट्रपति के बारे में भी आप इतनी बातें जान गए होंगे, तो क्वेश्चन एक बात और बताते हैं राष्ट्रपति के बारे में। चलिए, राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे दिए तो राष्ट्रपति की जिम्मेवारी कौन संभालेगा? तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भारत अभी मान लीजिए कि रामनाथ कोविंद जी अभी हम क्या कर दिए, अभी त्याग पत्र दे दिए, तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी संभालेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन्ना। ठीक है, कितने समय तक संभाल सकते हैं? तो मात्र 6 महीने तक संभाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं संभाल सकते। ठीक है, तो मेरे भाई आप राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी बातें जान गए होंगे। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे, है कि नहीं? तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट खेल का विश्लेषण करने के लिए नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया है, निम्नलिखित में से उनमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 स्कोर इंडेक्स, ऑप्शन 2 लक इंडेक्स, ऑप्शन 3 मार्क स्टेटस, ऑप्शन 4 फॉरकास्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई स्कोर इंडेक्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कोर इंडेक्स। आइए हम जानते हैं स्कोर इंडेक्स के बारे में कुछ बातें। देखिए, सुपर स्टैट सांख्यिकी मैट्रिक्स का एक संयोजन है। लक इंडेक्स फॉरेस्टर और स्मार्ट आंकड़े के डेटा साइंस का उपयोग का पहली बार खेलों में हर घटना को संदर्भ करने के लिए किया गया था। इसे पहली बार 2018 में एक स्टैंड ऑलन टूल के रूप में लॉन्च किया गया था। यानी कि इसका सही उत्तर स्कोर इंडेक्स। क्या हो जाएगा भाई? स्कोर इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहां करवाया था? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 बिहार। तो मेरे भाई नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग में मकबरे का निर्माण कहां करवाया था? तो मेरे भाई इसका सबसे आसान उत्तर है सफदरजंग है कहां? तो दिल्ली में है भाई। कहाँ है? दिल्ली में। आइए हम इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, कहाँ का फोटो दिखाई दे रहा है? सफदरजंग का फोटो दिखाई दे रहा है। सफदरजंग के किसका फोटो है बताइए? मकबरा का फोटो है। किसका? शुजाउद्दौला ने पार्क के बीच क्या था? मकबरा बनाया था सफदरजंग में। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा फोटो, ये क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ पर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसके एलजी है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री है कौन? केजरीवाल जी। और इसके उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। ठीक है, तो भाई ये दिल्ली है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित भारत का दिल्ली में है। ठीक है, यह बलुआ पत्थर और संगमरमर का मकबरा है जिसे 1754 में नवाब सफदरजंग के लिए मुगल साम्राज्य के अंतिम शैली के लिए बनाया गया था। स्मारक में विशालता का माहौल है। इसकी गुंबदकार और धनुषाकार लाल भूरे और सफेद रंग की संरचना एक भव्य उपस्थिति क्या करती है? प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? ऑप्शन 1 जहांगीर, ऑप्शन 2 औरंगजेब, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 अकबर। तो मेरे भाई किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने साम्राज्य क्षेत्र के मामले अपने चरम पर पहुंच गया था?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। आइए हम जानते हैं, अकबर के बारे में नहीं जानेंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत बातें जान चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम अगले बार से रिपीट कर देंगे, लेकिन आज इसमें स्लाइड छूट गया है, ठीक है, उस चीज छूट गया है। तो अगले बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? ऑप्शन 1 है एक्टिनियम, ऑप्शन 2 है फ्रांसियम, ऑप्शन 3 है सेरियम, ऑप्शन 4 है पोलोनियम। तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? आइए हम जानते हैं कौन सा तत्व लैंथेनाइड है। तो सेरियम है। कौन सा तत्व लैंथेनाइड है भाई? सेरियम। आइए हम जानते हैं लैंथेनाइड होता क्या है। देखिए भाई, लैंथेनाइड या लैंथेनाइड रासायनिक तत्वों की श्रृंखला में लैंथेनम से ल्यूटेनियम के माध्यम से ल्यूटेनियम तक के बीच के परमाणु बीच का जो रासायनिक तत्व वो क्या है? लैंथेनाइड है, ठीक है। परमाणु संख्या 57 से 71 के साथ 15 धातु रासायनिक तत्व इसमें क्या है? लैंथेनाइड में शामिल है। ये तत्व रासायनिक रूप से समान तत्वों स्कैंडियम या ट्रियम के साथ अक्सर सामूहिक रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अरे अब हम जानते हैं लैंथेनाइड तत्व के बारे में बहुत सारी बातें। लैंथेनाइड तत्व लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, सेरियम का 58, यानी कि सेरियम इसमें से लैंथेनाइड था, ठीक है। पैसोडेमियम 59, नियोडिमियम 60, प्रोमिथियम 61, सैमेरियम 62, यूरोपियम 63, गोल्डिनियम 64। मेरे साथ रटिएगा, एटॉमिक नंबर है ये लोग का, रासायनिक तत्व का एटॉमिक नंबर जो नंबर में बोला जा रहा है, ठीक है। और सिंबल है इसका लैंथेनम का La, सेरियम का C, प्रेसोडियम का PR, नियोडिमियम का ND, प्रोमिथियम का PM, समेरियम का SM, यूरोपियम का EU, गैल्डोनियम का GD, टर्बिनियम का सिंबल TB, ऐसा एटॉमिक नंबर 65, डायस्प्रोसियम का सिंबल DY, एटॉमिक नंबर 66, होल्मियम का सिंबल HO, एटॉमिक नंबर 67, इर्बियम का सिंबल ER, एटॉमिक नंबर 68, थीलियम का सिंबल TM, एटॉमिक नंबर 69, एट्रिबियम का सिंबल YB, एटॉमिक नंबर 670, ल्यूटेटियम का 71 सिंबल LU, ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन 1 है जोजिला, ऑप्शन 2 है बरालाचाला, ऑप्शन 3 है सिपकिला, ऑप्शन 4 है मुलिंगला। तो मेरे भाई कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुलिंगला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुलिंगला। आइए हम उत्तराखंड की चर्चा हो गई तो उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। यह जो उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य पंजाब से थोड़ा सा सटता हुआ और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ एक राज्य है। यह अपने यह दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल, ठीक है। तो इतना बात आप उसके बारे में जान गए। इसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के हुआ, जिसका गर्मी का कैपिटल गैरसैंण है और ठंडा का कैपिटल क्या है? देहरादून। जुडिशियल सीट कहाँ है? नैनीताल है इसका, ठीक है। गवर्नर क्या है? कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीट है। पार्लियामेंट यहाँ का क्या, भारत का पार्लियामेंट क्या है? 2 सदनीय है। तो राज्यसभा में यहाँ 3 सीट है, लोकसभा में कितना सीट है? तो 5 सीट है। हो गया भाई, उत्तराखंड के बारे में आप बहुत सारी बातें जाने। हिंदू धर्म में 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां उत्तराखंड के ग्लेशियरों से निकलती है, गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना। वे असंख्य झीलों हिमनदों के पिघलने या नदियों से क्या होती है? पोषित होती है, यानी कि उन सबसे यह दोनों नदियां बनती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ वे दोनों छोटा 4 धाम बनाते हैं, जो हिंदू के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा है।
वहां पर बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, उत्तराखंड में ही स्थित है। तो चलिए भाई, आप पढ़ लिए होंगे इसको। क्या कौन सा दर्रा हो जाएगा? मुलिंगला। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? मुलिंगला। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन 1 है लोकसभा, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 है राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन 4 है राज्यसभा। मेरे भाई ऑप्शन 2 हम गलती से राष्ट्रपति बोल दिए, सिर्फ ऑप्शन 2 में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भी है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो मेरे भाई भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस संसद में कार्यपालिका ये क्या आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं ये तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये इसका सबसे प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को क्या करते हैं? अधिक संबोधित कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो वहां के लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है भाई, तो आप इतनी बातें जान चुके हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। और लोकसभा में जो भी सदस्य का जो योग्यता से निर्धारित बात होता है कौन निपटाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निपटा है, संसदीय सदस्य के बाद जो योग्यता से क्या संबंधित होते हैं। तो कौन निपटाता है उसका ख्याल करते कौन निपटारा करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो हैंड्स अप करते रहिए। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? ऑप्शन 1 है भाई ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। तो मेरे भाई मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन 1 है आपके पास 2000 मीटर, ऑप्शन 2 1852 मीटर, ऑप्शन 3 1672 मीटर, ऑप्शन 4 2450 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1852 मीटर। क्या हो जाएगा मेरे भाई सही उत्तर? 1852 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मस्ती से पढ़ रहे हैं ना जी? चलिए पढ़ रहे होंगे। अरे सूरज, सोमो, हैंड्स अप भाई, मजा आ रहा है? तो एक बार भारत माता की जय बोलो। चलिए, कौन सा जल डमरू मध्य जावा द्वीप समूह को सुमात्रा से अलग करता है? ऑप्शन 1 सुंडा, ऑप्शन 2 युकाटन, ऑप्शन 3 मलक्का, ऑप्शन 4 कुक। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आइए हम जानते हैं मैप के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंडा। इसका सही उत्तर क्या है भाई? सुंडा। ये जो आपका सुमात्रा दिखाई दे रहा है, सुमात्रा द्वीप समूह, ये कौन सा है द्वीप समूह? जावा द्वीप समूह। इसको कौन सा खाड़ी कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? तो भाई सुंड्रा स्ट्रेट, जो है किस समुद्र में है? तो जावा सी में है। ठीक है, जावा समुद्र में है। ठीक है भाई, तो सुंड्रा स्ट्रेट क्या कर रहा है? सुमात्रा और जावा को क्या करता है? अलग करता है। तो आप मैप के तरीका से अच्छी तरीके से इस बात को जान गए होंगे। ठीक है, सुंड्रा खाड़ी। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? ऑप्शन 1 गीतानंद, ऑप्शन 2 गोविंद बिहारी, ऑप्शन 3 लाल सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन 4 झुम्पा लहरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बिहारी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गोविंद बिहारी। आइए हम जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में कुछ बातें। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है।
इसकी स्थापना पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के द्वारा की गई थी, जिन्होंने एक अखबार के प्रशासक के रूप में अपना भाग्य बनाया था। यानी कि जोसेफ पुलित्जर क्या थे, एक अखबार और पत्रकार थे, ठीक है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशस्ति है, यानी कि अरे जो पुलित्जर पुरस्कार है किसके द्वारा प्रशस्ति इसको प्राप्त है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $US 15,000 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, जो 2017 में 10,000 बढ़ा दिया गया था, यानी कि उससे पहले $5,000 मिलता था, ठीक है, प्राप्त होता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 24। भारत के किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको एक तरीका बताता है, उसे जानिएगा। आप जब देखते होंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी या किसी भी बड़े नेता को असम में जाते हुए, तो क्या करते हैं, अपना एक गमछा व्हाइट कलर का क्या पहने हुए रहते हैं। तो गमछा वहाँ का क्या, असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, असम। आइए हम जानते हैं असम के बारे में कुछ डिटेल्स। चलिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैप दिखाई दे रहा है, कौन सा राज्य है, भारत का असम राज्य है। इसके यह मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, मेघालय के साथ सीमा साझा करता है, तथा मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि 7 सिस्टर्स में सभी के साथ असम क्या करते हैं, असम सीमा साझा करता है, ठीक है। मिजोरम के साथ भी करता है। कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है असम, तो भूटान के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है और बांग्लादेश के साथ करता है। तो मेरे भाई असम के चारों साइड से कौन सा देश और कौन सा राज्य है, इसके बारे में आप डिटेल्स जान चुके हैं। आइए हम इसके असम का खास असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इसमें कुल 33 जिले हैं, है कि नहीं भाई। यहाँ की राजभाषा असमिया है। गठन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल इसके जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। विधानसभा एक सदनीय है और विधानसभा में कुल 126 सीट है। भारतीय संसद राज्यसभा के 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट है। उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। तो मेरे भाई ये चीज आपको असम के बारे में हम पहले 1-2 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके रिवीजन हो रहा है कि नहीं भाई। रिवीजन होगा तो आपको कोई भी चीज छूटेगा कभी जीवन में नहीं छूटेगा। यहाँ का लोकप्रिय डांस बिहू डांस है। मैमल यहाँ का हॉर्न्ड राइनोसोरस है, यानी कि सिंग वाला राइनोसोरस। वर्ड है व्हाइट विंग्ड वुड डॉग। और एक फ्लावर है राइनसोर स्टाइलिश लेटुसा। ट्री है डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस। वहाँ का राजकीय चाय है एशियन टी, असम टी। वहाँ का नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी असम में कौन सा नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो मेरे भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो मेरे भाई श्रीलंका के संसद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1 है 210, ऑप्शन 2 है 215, ऑप्शन 3 है 232, ऑप्शन 4 है 225। तो मेरे भाई श्रीलंका के संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, यानी कि 225 का सही क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। यानी कि श्रीलंका के संसद में 225 सदस्य होते हैं। श्रीलंका के संसद में कितने सदस्य होते हैं? 225 सदस्य होते हैं। आइए हम श्रीलंका के बारे में कुछ बातें जानते हैं। श्रीलंका की राजधानी, ये जो मैप दिखाई दे रहा है किसका मैप है? श्रीलंका को, श्रीलंका का मैप है, जो भारत से पाक जल मरुमध्य के द्वारा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे कोलंबो, इसकी श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे विधायी राजधानी है, ठीक है। वहाँ विधानसभा, वहाँ लोकसभा ये सब होगा, ठीक है, संसद होगा, ठीक है भाई। कोलंबो क्या है? कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, ठीक है।
राजभाषा यहाँ का सिंहली और तमिल है। यहाँ की मान्यता प्राप्त भाषा है अंग्रेजी है। राष्ट्रपति यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे जी हैं। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे जी हैं। संसद के अध्यक्ष महिंदा यप्पा अभयवर्धने जी हैं। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या जी हैं। इसका मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। ये इसमें विधान यानी कि इसके विधायिका में श्रीलंका की संसद एक द्विसदनीय है। द्विसदनीय संसद है। क्या है? द्विसदनीय संसद है जिसमें 225 सदस्य विधायिका है, जिसमें 196 सदस्य बहुसीट निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं। 29 अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि श्रीलंका में सदस्यों की कितनी संख्या है? लोकसभा सदस्य की संख्या 225, जिसमें कि 196 क्या किए जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद 29 सदस्य अनुपातिक विधि के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अब हम इसका फ्लैग के बारे में जानते हैं। तो श्रीलंका का फ्लैग लायन फ्लैग है। इसका एम्ब्लेम गोल्डन है, यानी कि इसका प्रतीक गोल्ड लायन पेसेंट है। इसका एंथम है श्रीलंका माथा। इसका बटरफ्लाई यानी कि श्रीलंका का बटरफ्लाई क्या है? श्रीलंकन बर्ड विंग। एनिमल इसका गिजर्ड ग्लैंड स्क्वायरल। बर्ड इसका श्रीलंकन जंगल फाउल। फ्लावर है ब्लू वाटर लिली। ट्री है सियलोन आयरनवुड। स्पोर्ट है वॉलीबॉल, यानी कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। आप बहुत अच्छी आपको अगर क्लास लगी होगी तो एक बार भाई अपने छोटे बड़े भाई को बता देना, आसपास के सभी व्यक्ति को बता देना कि एक स्टूडेंट मतलब अपना भाई है जो कि अपने साथ हमको तैयारी करवा रहा है, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग सभी आदमी को जोड़िए। अगर क्लास अच्छा लगता होगा, आपको इससे फायदा होता होगा तो। अगर फायदा नहीं होता होगा, कहीं कोई डाउट होगी, कहीं कोई समस्या आती होगी, तो आप हमें खुलकर बताइए, क्योंकि हम क्या करेंगे उसको सुधारने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। हमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी कि मेरे में कोई समस्या है और उसको हम सुधार, अगर हम मेरे में समस्या है उसको हम नहीं सुधारे तो हमारे साथ बहुत तकलीफ की बात है। ठीक है। इसलिए समस्या को हम सुधारना हमारा कर्तव्य है और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए यह भी मेरा फर्ज बनता है। ठीक है। तो भाई जहां भी दिक्कत आता है सब बताइएगा, हम उसको सुधार लेंगे। ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। जीवन में जीसा लेते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब हंसिए और खूब आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।